हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि हमें बार बार देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी है तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मीडिया और अधिक आधुनिक बनेगी। एमएसपी और एमएसपी है, भविष्य में भी एमएसपी बना रहेगा। जैसे वैश्विक संबंधों में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है, वैसे ही भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ताकत देने का काम, इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है, इसलिए सब कोई अभिनंदन के अधिकारी है। भारत में आज हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटली हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से। याद कीजिए, यहाँ के इसी सदन के भाषण में सुन रहा था 2 साल 3 साल पहले, लोगों के पास मोबाइल कहाँ है, टिकना कहाँ है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। ये देश की ताकत देखिए, हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। आप निश्चित हैं, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए किसान आंदोलन की भी चर्चा की। किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात की और बातचीत का न्योता दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगा। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है? हमने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसानों को इससे फायदा होगा। अभी एमएसपी पर कोई कानून नहीं है और किसान ट्रेडर्स के हाथों लूट लिए जाते हैं। हमने कहा कि एमएसपी
खत्म हो रहा। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का वो आंदोलन नहीं। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं चमोली में ग्लेशियर टूटने के चलते बड़ी त्रासदी आई है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फट गया, जिसके चलते धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य जारी है। बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय वायुसेना समेत कई सैन्य बल तैनात किए गए हैं। आईएएफ की तरफ से 3 हेलीकॉप्टरों को देहरादून में तैनात किया गया है। साथ ही आज तपोवन में आपदा से जिन 13 गांवों से संपर्क टूट गया है, वहां जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए राशन के पैकेट पहुंचाए हैं। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही इंडियन आर्मी के जवान भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के जवान जोशी नाथ के सामान्य क्षेत्र रैनी तक राशन डंप कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 8वीं बटालियन की टीम लगातार प्रभावित इलाकों को राशन पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं आईटीबीपी के जवान स्थानीय लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको राहत बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहत बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर भी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की है, जहां मलबा हटाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई और पारिस्थितिकी रूप से नाजुक हिमालय के हिस्सों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आपको बता दें कि इससे निचले इलाके से होकर गुजरने वाली नदियों में पानी बढ़ने की आशंका है, लिहाजा यूपी सरकार ने उन सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है जहां से गंगा नदी गुजरती है। वहीं प्रशासन को नदी के जलस्तर पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि ग्लेशियर टूटने से अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया है। वहीं इस तबाही में कई लोगों की जान चली गई है, साथ ही संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को रविवार को एक आपदा अलर्ट जारी किया गया, जिसमें राहत आयुक्त ने बताया कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका है, लिहाजा यूपी में गंगा किनारे बसे जिलों को हाई अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है। वहीं इन जिलों को 24 घंटे स्थिति पर निगरानी रखने को कहा गया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जौनपुर पहुंचकर उत्तराखंड त्रासदी पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में त्रासदी हुई है, ये बेहद दुखद है। ये प्राकृतिक आपदा है। ऐसी घटनाओं का न पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ना ही ऐसी घटनाएं होते समय रोका जा सकता है। इस घटना में जो भी जनहानि हुई है, सबसे पहले उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही कहा कि मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार बड़ी ही तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। बहुत दुखद है। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है, प्राकृतिक आपदा है। ऐसी घटनाओं का ना पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और ना ही होते समय उस समय रोका जा सकता है। इसलिए जिन लोगों की भी जनहानि हुई है, सबसे पहले तो उनके प्रति संवेदना, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार पूरे मामले में पूरी तत्परता और संवेदन। बड़ी खबर बांदा से है, जहां ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा था, जिसमें युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने रिंग रोड पर जाम लगा दिया। इस घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, ये घटना नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास पुल की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रिंग रोड पर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पंचायत में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। आपको बता दें कि 25 गज के प्लॉट को लेकर यह विवाद हुआ। गांव में पंचायत हो रही थी, उसी वक्त गोलियां चल गईं। इस गोलीबारी में एक ही पक्ष के 3 लोगों को गोली लगी है। आपको बता दें कि इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, ये पूरा मामला बादलपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर पंचायत में 2 पक्षों के बीच गोली चल गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरा मामला बादलपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव का बताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद में निःशुल्क नामदान दीक्षा केंद्र सतलोक आश्रम आमापार बालोद के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ राज्य कोऑर्डिनेटर भगत दुष्यंत दास के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए और वहीं जिले भर से लोग भी पहुंचे। आपको बता दें कि बालोद जिला कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार शाह ने बताया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का मिशन दहेज मुक्त भारत और देश को नशा मुक्त जैसे अन्य असामाजिक मुद्दों के बारे में संदेश दिया जाए और साथ ही उन्होंने अपने शिष्य को सत्संग के माध्यम से अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सभी धर्म गुरुओं के आधार पर पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन कर सच्ची भक्ति मार्ग की ओर ले जाने की बात कही। बालोद जिला में पहले सूर्य गांव में संचालित था, अब जिला मुख्यालय आमापारा बालोद में आज उद्घाटन है और संत रामपाल जी महाराज समाज को जो शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान करके एक नशा मुक्त दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से समाज में एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है, शांति का माहौल पैदा हो रहा है और तत्व ज्ञान के आधार पर लोग कुरीतियों को त्याग कर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। दुष्यंत दास, छत्तीसगढ़ राज्य कोऑर्डिनेटर, बालोद जिला में पहले।
वहीं इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने शोक सभा कर ये श्रद्धांजलि दी है और कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। आपको बता दें ये शोक सभा चिबरामऊ के बहलवलपुर गांव में हुई। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कन्नौज से, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और इस त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ये शोक सभा चिबरामऊ के बहलवलपुर गांव में रखी गई थी। वहीं डिंडोर के गोदाम प्रभारी केशव मोंगरे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि विपणन संघ कार्यालय में फांसी से झूलते हुए केशव मोंगरे का शव मिला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गोदाम में 825 क्विंटल धान गायब होने के मामले में गोदाम प्रभारी केशव मोंगरे ने जिला विपणन अधिकारी और रिश्तेदार चौकीदार पर आरोप लगाया था। साथ ही मरने से पहले मीडिया में बयान देते हुए जिला विपणन अधिकारी एसके गौले और चौकीदार प्रसाद गौले पर धान गायब करने का आरोप लगाया था। लेकिन 7 फरवरी को केशव मोंगरे का शव मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि सुबह जिला विपणन अधिकारी घर मोंगरे को लेने आए थे, इसके बाद केशव मोंगरे का शव मिला है। परिजनों का कहना है कि जिला विपणन अधिकारी ने केशव मोंगरे की हत्या की है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जिला विपणन अधिकारी को देखकर हंगामा करते हुए मारपीट की। वहीं कोतवाली पुलिस ने घटना की जांच करते हुए कार्यालय को सील कर दिया। आज की सवेरे 6 बजे डीएमओ साहब का फ़ोन आया। वो घर आए थे तो वो पापा को लेके गए और उन्होंने बोल भी दिया कि फ़ोन यहीं रख दो। फिर जब हम लोगों ने बहुत टाइम हो गया, समथिंग 9 साढ़े 9 बज गए, अभी तक पापा नहीं आया। तो मैंने इधर उधर भी पूछा कि पापा को देखें क्या आप। तो फिर मेरे को शंका हुई तो मैं गया गोदाम में देखा तो वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था। पर दरवाज़ा खुले होने के बाद मेरे को अजीब सी शंका हुई, तो मैंने जैसे गोदाम के अंदर किया ऑफिस में, तो पापा रस्ते थे। जानकारी मिली कि मंडला स्टैंड पर विपणन प्रभारी केशव प्रसाद मोंगरे ने सुसाइड कर लिया। मौके पे पहुंच करके देखा गया जो कंधे में झूल रहे थे, जिनको उतार करके पीएम और अग्रिम कार्रवाई की जिला अस्पताल लाया गया। अभी तक की ऐसी कोई सामग्री उनसे प्राप्त नहीं हुई है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है। अब मानसिक अधिकारियों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना से संबंधित आरोप लगा रहे हैं। आज की सवेरे 6 बजे डीएमओ साहब का फ़ोन आया। वो घर आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में अनियंत्रित ट्रक पलट गया था। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। ये घटना दीवानगंज इलाके के पास की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको प्रतापगढ़ से दे रहे हैं, जहां एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है। ये पूरी घटना दीवानगंज इलाके की बताई जा रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको रामपुर से दे रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना केमरी थाना क्षेत्र के पिपलिया मिश्र गांव की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको रामपुर से दे रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना केमरी थाना क्षेत्र के पिपलिया की बताई जा रही है।
वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 महीने पुराना नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि इन दिनों गन्ने के खेतों में कटाई का काम चल रहा है। इसी दौरान लोगों ने कंकाल देखा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहाँ पे बड़गांव के चंदन सिंह चौरे हैं, उन्हें 100 डायल पे फोन किया था। उनकी गन्ना बाड़ी कट रही थी आज, तो उसमें उनको बाड़ी दिखी है अज्ञात, उन्होंने 100 डायल पे फोन किया और उसकी सूचना पे हम लोग वहाँ पे गए मौके पे और वहाँ पे मौके की कार्रवाई पंचनामा करके और बाड़ी को पीएम के लिए आमला अस्पताल रवाना किया है अभी, और अभी जाँच चल रही है और इसके बाद पता चलेगा कि। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कानपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, नगर निगम की समीक्षा बैठक और शिलान्यास कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और मनमानी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बता दें कि मौके पर भारी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी हम आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पहुंचे और नगर निगम की समीक्षा बैठक की, साथ ही शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल हुए और वहीं मनमानी करने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी महिला विंग का 13 फरवरी को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर आयोजित सपा महिला मुद्दे का उपयोग होगा। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ये घेराव किया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सपा महिला विंग 13 जनवरी को सरकार का घेराव करेगी। आपको बता दें, सरोजनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर सपा महिलाएं सरकार का घेराव करेंगी। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की महिलाएं विंग का 13 फरवरी को सरकार का घेराव कार्यक्रम है। इस दौरान महिलाएं सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर आयोजित करेंगी सरकार के घेराव। वहीं एमपी के ग्वालियर पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 10 बजे ग्वालियर के विमानतल पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि ग्वालियर मेला पहुंचकर उन्होंने मेले का उद्घाटन किया। वहीं ग्वालियर स्थित फूलबाग पर एक सभा को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि ग्वालियर वासियों को सौगात देने की बात भी सीएम ने कही। साथ ही कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के समय काफी सारी योजनाएं बंद कर दी थी, जिसमें महत्वपूर्ण संबल योजना को भी बंद कर दिया गया था। अब ये योजना दोबारा शुरू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राम सेवक वाल्मीकि के यहां भोजन भी किया। पूरे परिवार से मिलके मन अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि भोजन में उनका स्नेह प्यार भी मिला हुआ था। खीर बिल्कुल अद्भुत बनी थी और दाल सब्जी रोटी सब में अद्भुत स्वाद था, क्योंकि हमारी बहन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मन बहुत प्रसन्न है और सबसे मिलके मन आनंदित है। सबको धन्यवाद। पूरे परिवार से मिलके मन अत्यंत। वहीं बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में वृद्ध व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा। आपको बता दें, यह घटना उचाहर कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको रायबरेली से दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरी घटना उचाहर कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार की बताई जा रही है।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार। फतेहपुर सीकरी यूपी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती और सीकरी महल के लिए मशहूर है। शेख सलीम चिश्ती की दुआ से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद आगरा से राजधानी शिफ्ट करके फतेहपुर सीकरी लाई गई। वहीं गुजरात विजय की याद में अकबर ने यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। यहीं पर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था और बीरबल ने ही सबसे पहले ये धर्म अपनाया था। आपके एक एक वोट का हिसाब देंगे विधायक जी। अपने कार्यकाल के हर एक दिन का देना होगा हिसाब। बताएंगे विधायक जी कब, कहां और कितना हुआ विकास। हम पूछेंगे आपके विधायक से आपका सवाल। विकास और विवाद हर मुद्दों से होगा विधायक जी का सामना। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी कहीं, सिर्फ लोकमंच पर। पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर समझदारी तब है जब इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। हेल्थ पॉलिसी की चिंता हो या क्रेडिट कार्ड के बिल की परवाह, बात होम लोन की हो या सही जगह पे निवेश की। पैसा कहां और कितना लगाना है, ऐसे हजार सवालों का एकमात्र जवाब अतुल कुमार के गुरु मंत्र मनी मंत्र लोकमंच पर। आगरा का किला आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। ये किला मुगल वंश के 5 पीढ़ियों का गवाह रहा है। लाल बालुआ पत्थर से बने होने के कारण इसे लाल किला भी कहते हैं। इस किले का निर्माण 1565 में अकबर ने करवाया था। हालांकि इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अकबर ने सिर्फ इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। आगरा किले में ही औरंगजेब ने शाहजहां को नज़रबंद किया था, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये किला 1857 की क्रांति का भी गवाह है, जिसके बाद ये अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। आगरा किले को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का स्थिति। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड।